हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में। इस चैनल पे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस किए जाते हैं जो आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल फोकस्ड होकर इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को यहाँ हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाता है आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? सक्सेस इज़ वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। यानी कि आप फेल हो जाएं कोई बात नहीं, बट आपका जोश नहीं खोना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप में वो आग ज़िंदा रही, वो जोश अगर वो ज़िंदा रहा, कायम रहा, तो ही आप अपने अपने आप को तैयार कर पाएंगे मुश्किलों से जूझने के लिए, राइट? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। इंडेक्स देख लेते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम देखेंगे रिंग ऑफ फायर, एनुअलर सोलार इक्लिप्स अमेरिका में लगने वाला है। देखेंगे कि क्या इसमें हम अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल सकते हैं। अदर टाइप ऑफ इक्लिप्स पढ़ेंगे एंड यहाँ पे एमजी नरेगा पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाली जो स्कीम थी उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मेंस रिलेटेड पढ़ेंगे, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? मीज़रिंग मैल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन को मीज़र करने के लिए अब सैटेलाइट्स का यूज़ करना मतलब साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स को यूज़ किया है न्यूट्रिशन को मीज़र करने के लिए। क्रॉप्स की जो मैल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है, राइट? एमजी नरेगा पढ़ेंगे। यहाँ पे हम डेप एनालिसिस करेंगे कि आजकल बंगाल क्यों न्यूज़ में है। काफ़ी सारे अदर स्टेट से भी न्यूज़ आ रही है कि इसमें जो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो रहा है, ये आपका जीएस पेपर 3 और 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 भी जो स्टेट का इंटरवेंशन है ना, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। फ्री मूवमेंट रिजीम पढ़ेंगे यहाँ पे। ये म्यांमार बॉर्डर से कैसे रिलेटेड है और मणिपुर के इश्यू को कैसे लिंक किया है वहाँ के सीएम ने, ये हम देखेंगे। पहली न्यूज़ देखते हैं। रिंग ऑफ फायर सोलर इक्लिप्स विल स्लाइज अक्रॉस अमेरिकाज ऑन सैटरडे विद मिलियंस अलोंग पाथ। यानी कि 14 अक्टूबर को क्या आने वाला है? इक्लिप्स आने वाला है अमेरिका में ये दिखेगा। एनुअलर सोलर इक्लिप्स को हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। विल ब्रीफली डिम द स्काइज ओवर पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूएस एंड सेंट्रल साउथ अमेरिका। इन पार्ट्स में ये देखने को मिलेगा। एज द मून लाइज अप प्रिसाइजली बिटवीन द अर्थ एंड सन, यानी कि अर्थ और सन के बीच में मून ऐसे आ जाता है, उसकी परछाई क्या होती है? सन को इस वाले तरीके से ढक देती है, जिस वजह से एक रिंग ऑफ फायर दिखाई देता है। सोलर इक्लिप्स देख लेते हैं। सोलर इक्लिप्स एकर्स व्हेन मून पासेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये वाला एक डिफरेंस आपको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन सी होती है, राइट? इसमें आपको याद रखना है कि जब मून पास करता है धरती और सूर्य के बीच से, वो सूर्य ग्रहण होता है। When this happens, the moon blocks the light of the sun, यानी कि जब वो रास्ते में आ जाता है बीच में, तो वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं ना, उसे रोक देता है। The shadow of the moon is then cast on the earth. यहाँ पे 3 टाइप के सोलर इक्लिप्स देखने को मिलते हैं। एक होता है पार्शियल इक्लिप्स। पार्शियल इक्लिप्स आप ये वाली जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये है क्या है? मून की शैडो है, यानी कि इस रास्ते में मून आया है, जिस वजह से ये वाला जो सन का पाथ है, यानी कि यहाँ से जो रोशनी आने वाली थी, वो ब्लॉक कर दी गई है। ठीक है, इसे कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यानी कि बिल्कुल लाइन अप नहीं हो जाता, बिल्कुल बीचों बीच नहीं आ जाता। टोटल सोलर इक्लिप्स व्हेन द सन मून बिल्कुल डायरेक्टली मतलब एन लाइन में हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है? बिल्कुल ढक लेता है। यहाँ पे चंद्रमा जो है वो सूर्य की रोशनी को पूर्ण रूप से ढक लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाला एनुअलर सोलार इक्लिप्स और रिंग ऑफ फायर, जो आजकल न्यूज़ में भी काफ़ी है। एनुअलर सोलार इक्लिप्स क्या होता है? ये टोटल सोलार इक्लिप्स होता है जब स्ट्रेट नॉट ओनली इट occurs when sun, moon and earth are not only in a straight line but also in the same plane. ठीक है,
इसके लिए क्या होना चाहिए, द मून मस्ट ऑल्सो बी फादर अवे फ्रॉम द अर्थ, जिस वजह से ये डिस्क को कम्प्लीटली नहीं ढक पाएगा, ठीक है। अर्थ से दूर रहेगा मून, तो इसकी शेडो पूरा का पूरा नहीं ढक पाएगी सन को। ये यहाँ पे एक रिंग सी दिख रही है फायर की, ठीक है, इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर। तो आजकल रिंग ऑफ फायर बहुत न्यूज़ में होगा। इसमें कुछ नहीं है, बस सोलर इक्लिप्स है, शेडो बस अलग अलग तरीके से पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, मेजरिंग न्यूट्रिशन इन क्रॉप्स यूजिंग सैटेलाइट। मैनी पीपल विद अराउंड द वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। हम लोग जो माल नरिश्ड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश में भी क्या होता है ये कि काफ़ी सारे माल नरिश्ड बच्चे हैं, ठीक है। वो लोग कैलोरीज तो लेते हैं बट उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, वो पोषक तत्व नहीं मिलता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एब्सोल्यूट बेसिक्स सच एज राइस, सोया, wheat are as nutrition as possible. Research shows that the Copernicus Sentinel-2 mission and Italian PRISMA mission could be used to monitor nutritional content in staple crops. जो staple crops होती हैं, wheat, rice वगैरह जो हम खाते हैं, सोयाबीन वगैरह, उसकी न्यूट्रिशन को मेज़र करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, मशीनरीज़ का यूज़ की गई है जब क्रॉप्स खेत में ही रहेंगी। क्योंकि अभी क्या होता है, हम न्यूट्रिशन को कैसे मेज़र करते हैं, जब क्रॉप हार्वेस्ट हो जाती है हम उसे लैब में ले जाके मेज़र करते हैं, राइट। अभी हम खेत में ही उसे मेज़र कर देंगे तो क्या होगा, ये हेल्प करेगा किसान लोगों की कि ताकि वो लोग क्या करें, अच्छे से इन्वेस्ट करें फर्टिलाइज़र्स वगैरह में, एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स लें। लैक ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से, कैल्शियम पोटेशियम की कमी की वजह से 2 बिलियन पीपल सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 25% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। यानी कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम कितनी डेंजरस है। This type of malnutrition is a particular problem for those relying on crop-based diets and limited access to nutrition-rich food. ये उन सब के लिए मतलब प्रॉब्लम है malnutrition की, कुपोषण की, जो अच्छे से न्यूट्रिएंट रिच डाइट नहीं ले पा रहे हैं। इसे हिडन हंगर भी कहते हैं। हिडन हंगर की मतलब जो पेट की आग है वो तो बुझ रही है, राइट, पर जो बॉडी की जो नीड्स है ना न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की, वो नहीं मिट रही है, ठीक है। उन्हें इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वाइटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। दिस कैन लीड टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग इम्पेयर्ड फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम, राइट। जो शारीरिक एंड मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, काफ़ी उनका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी वीक होता है, तो वो काफ़ी सारे डिजीज़ से भी वल्नरेबल रहते हैं एंड प्री मेच्योर डेथ हो जाती है। आपने न्यू नेटल एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी ये सब आपको पता है, एडोलसेंस मोर्टेलिटी भी होती है, ये भी काफ़ी बार माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। कन्वेंशनल मेथड क्या था कि हम पहले हार्वेस्ट करते थे, उसे लैब में ले जाके हम क्या करते थे, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू देखते थे, ठीक है। ये काफ़ी कॉस्टली था, टाइम कंज्यूमिंग भी था। अब जब सैटेलाइट के द्वारा होगा तो ये काफ़ी इजी होगा कि इस वाले खेत में अगर ये गेहूं की फसल है तो कितना न्यूट्रिशन है, कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है, ठीक है, मैग्नीशियम कितना है, ये सब फाइंड आउट करेंगे। ये फार्मर्स को बोलेगा कि आप क्या करिए, आप ये वाला फर्टिलाइज़र अभी और डालिए क्योंकि इस चीज़ की कमी है आपके उसमें खेत में। मोस्ट सैटेलाइट ऑप्टिकल सेंसर्स used a few broad spectral bands that are not sensitive। आजकल जो सैटेलाइट्स लगती हैं वो कुछ ही ब्रॉड स्पेक्ट्रल बैंड्स लगाती हैं जो सेंसिटिव नहीं होते क्रॉप के न्यूट्रिशनल कंटेंट को जानने में। यहाँ पे प्रिज्मा मिशन के थ्रू, जो इटाली का प्रिज्मा मिशन है उसके थ्रू मल्टी स्पेक्ट्रल इंस्ट्रूमेंट जो कॉपरनिकस सेनेटल-2 मिशन के द्वारा ले जाया गया और वो न्यूट्रिशनल कंटेंट देखेगा। अब ये वाली जो मशीनरी है ना वो हमारे इसरो के द्वारा भी यूज़ करी जानी चाहिए क्योंकि हमारा देश प्रीडोमिनेंटली एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, राइट। अभी भी
मोर देन 40% हमारा जो यूथ है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। उसका न्यूट्रिशन, उसकी वैल्यू फार्मर्स को देनी ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत सारे कुपोषण के शिकारी हैं, राइट? तो मैल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। मैल न्यूट्रिशन इज़ अ कंडीशन दैट डेवलप्स व्हेन अ बॉडी इज़ डिप्राइव्ड ऑफ वाइटामिन्स। बॉडी को वाइटामिन्स नहीं मिलते, मिनरल्स नहीं मिलते, जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं बॉडी के विकास के लिए, वो नहीं मिलते। malnourished occurs malnutrition occurs in people who are either undernourished or overnourished। overnourished क्या, ओबेसिटी, ठीक है। जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है वो भी मैल न्यूट्रिशन में आती है। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं? पोषण अभियान। पोषण अभियान के तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन और पोषण अभियान टू इंश्योर अ मैल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022, बट ये स्टिल अभी अचीव नहीं किया गया है, ठीक है। अभी भी मैल न्यूट्रिशन है, ये दर्शाता है कि अभी भी स्टेप्स लेने ज़रूरी हैं। मैल न्यूट्रिशन एक बिग डायमेंशन वाला इश्यू है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, राइट? नेक्स्ट स्टेप लिया है अनीमिया मुक्त भारत अभियान, लॉन्च किया गया था 2018 में। द मिशन एम्स एट एक्सेलरेटिंग द एनुअल रेट ऑफ डिक्लाइन ऑफ अनीमिया फ्रॉम 1 to 3% पॉइंट। मिड डे मील, आप सबको पता है सरकारी स्कूलों में जो 8वीं तक के बच्चों को खाना खिलाया जाता है, it aims to improve nutritional needs among school children who also direct and positive impact of enrollment, रिटेंशन और उनकी अटेंडेंस को भी स्कूल में बढ़ाता है, क्योंकि उन्हें खाना खाने को मिलता है। उन्हें किसी किसी स्टेट में उन्हें एग्स दिए जा रहे हैं, राइट? उन्हें सोयाबीन दी जा रही है। तो ये चीज़ें, ये मिड डे मील स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के मैल न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, अच्छे से डाइट प्रोवाइड कराई जाए बच्चों को। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, it aims to ensure food security, food and nutritional security for the most vulnerable through its associated schemes and program, making access to food is a legal right। ये आप लिखेंगे जब आप मैल न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी पे जब आप कोई आंसर लिखेंगे, तो ये आप लिखेंगे पॉइंट और बताएंगे कि इसने क्या इंश्योर किया है कि फूड एक लीगल राइट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके तहत 6000 दिए जाएंगे डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फॉर अवेलिंग बेटर फैसिलिटीज़ फॉर देयर डिलीवरी। जच्चा बच्चा ठीक रहे, इसके लिए 6000 दिए जाएंगे, क्योंकि 6000 बेटर डिलीवरी मतलब क्या है? बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सके, उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। जो माता है वो अपने लिए फल ले पाए, अपने लिए सब्जियां ले पाए खाने को, इसीलिए ये 6000 रुपीज़ भेजे जाएंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये लॉन्च किया गया था 1975 में। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, इसके अंदर काफ़ी सारी स्कीम इंक्लूड की गई हैं। प्री स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज टू चिल्ड्रन अंडर 6 years of age and their mothers। ये सारे, इन सब को ठीक करने के लिए ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज लेके आया गया। वे फॉरवर्ड क्या है? इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, देयर इज़ अ ग्रेटर नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन टू एंश्योर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि आप ऐसी स्कीम्स लेके आइए जिसके तहत फाइनेंशियल, आप या तो गुड्स, मतलब गुड्स एंड काइंड में आप प्रोवाइड कराएं, ठीक है, फल फूल आप प्रोवाइड कराएं, वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराएं, या उन्हें कैश प्रोवाइड कराएं, ठीक है। कैश का एक चीज़ होता है कि उसका मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि वो होता है ना, गरीब घरों में क्या होता है, वुमेन को नहीं उतनी हेल्थ प्रायोरिटी दी जाती और हस्बैंड पी लेता है, उसकी दारू पी लेता है, ठीक है। तो कैश का क्या होता है, मतलब मिसयूज़ हो सकता है, इसीलिए काइंड एंड गुड्स में देना सही रहता है। आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच, इंडिया मस्ट अडॉप्ट एन आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच और न्यूट्रिशनल प्रोग्राम
आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच क्या होती है कि हम ये जो स्कीम लेके आए थे, ये जो मातृ वंदना योजना लेके आए थे, इससे कितनी माताओं को असर पड़ा है या कितनी माताओं को फ़ायदा हुआ है। ठीक है, ये हमें आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच देखनी होगी कि हम जो स्टेप्स ले रहे हैं उससे वुल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को फ़र्क पड़ भी रहा है या नहीं। देयर हैज़ टू बी डायरेक्ट इंगेजमेंट विद न्यूट्रिशनली वुल्नरेबल ग्रुप। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इंगेजमेंट थ्रू NGO, सिविल सोसाइटी, जो लोकल लीडर्स हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनके द्वारा क्या हो, इन लोगों को फ़ायदा पहुँचाए जाने की कोशिश की जाए। लास्ट माइल डिलीवरी हो ऑफ की न्यूट्रिशन सर्विसेज एंड इंटरवेंशंस। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आज के आज ही लिख लेंगे तो आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा, दैट इज़ माल न्यूट्रिशन। बेसिक एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस। मदर की एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है ना, ये पता चलता है उसकी फैमिली कितनी अच्छी है। क्योंकि मदर जब शिक्षित होती है तो वो अपने बच्चों का भी पालन पोषण बहुत अच्छे से करती है, उन्हें भी न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, तो हमें ये अवेयर करना होगा कि लड़कियों की शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा कितनी इम्पॉर्टेंट है। We must ensure the young population a competitive advantage in nutrition and health are foundational to that outcome। यानी कि हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसे अगर हमें यूटिलाइज़ करना है तो उनकी हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा, जितना हम स्किल्स एंड एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, और हेल्थ पे ध्यान देना होगा बिल्कुल निचले स्तर से। निचला स्तर कौन सा है, उन्हें सबसे पहले न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होगा। Programs monitoring and evaluation, there should be a process to monitor and evaluate programs। प्रोग्राम्स को इवेलुएट किया जाए कि ये फ़ायदा दे भी रहा है कि नहीं, इसके कोई बोगस बेनिफिशियरीज तो नहीं है ऐसे। देयर इज़ अ नीड टू डेलिब्रेट over effective policy decisions, monitor the implementation of schemes and review nutritional status across states। न्यूट्रिशनल स्टेटस को देखना मतलब पता लगाना कि इस स्टेट में कितने नंबर ऑफ मैल नरिश्ड चिल्ड्रन, कितने नंबर ऑफ मैल नरिश्ड वुमेन एंड एडोलसेंट्स पाए जाते हैं। उसी हिसाब से उस स्टेट के उत्थान के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, और पार्टिसिपेशन रहेगा लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स का उसके इम्प्लीमेंटेशन में। ठीक है, आप कोई भी आंसर लिखेंगे तो आप ग्राउंड रियलिटीज़ दिखाएंगे। ग्राउंड रियलिटीज़ कैसे दिखाएंगे कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का पार्टिसिपेशन हो, सेंटर कितनी भी स्कीम निकाल दे, अगर लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे करते हैं न्यूज़ को एनालिसिस कि आपने एक टॉपिक पकड़ा, आप उसे प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो देखना ज़रूरी है। रीबिल्डिंग ट्रस्ट। ठीक है, यहाँ पे मणिपुर के इश्यू में CM बीरेन सिंह ने क्या कहा है कि म्यांमार से जो हमारा एग्रीमेंट है फ्री मूवमेंट रीजन का, ठीक है, उसे हमें देखना होगा, क्योंकि वहाँ से इलीगल इमिग्रेंट्स, इलीगल शरणार्थी वहाँ से आ जाते हैं और हमारी कंट्री की इथनिसिटी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज या इंसर्जेंसी को बढ़ाते हैं। ठीक है, वॉयलेंस करते हैं, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज वैसे भी स्केयर हैं, इथनिसिटी इतनी डिफरेंट है, राइट। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मणिपुर इज़ अ पैचवर्क ऑफ कल्चर, फेथ एंड एथनिसिटीज़, मैनी ऑफ विच, मैं आपके लिए वही हाईलाइट करती हूँ जो आपके समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं कोई फालतू चीज़ हाईलाइट नहीं करती, राइट। आपको यहाँ से पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस वाले एडिटोरियल में। इसमें क्या बताया गया है कि मणिपुर क्या है, कल्चर, फेथ एंड एथनिसिटीज़ का एक बिल्कुल कॉम्प्लेक्स एरिया है जिसकी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है। वहाँ पे अपने मैती एंड कोकी का जो डिफरेंस चल रहा था, वो उसके बहुत डेंजरस केसेस सुने थे, राइट। इसमें क्या है, वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई जा रही है ड्रग माफिया की, वहाँ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी नहीं है, लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम है 2021-2022 में देखा गया,
और जो 1990s में सबसे हाईएस्ट था पर कैपिटा इनकम मणिपुर का, वो अब सबसे लोएस्ट है। यानी कि ये बता रहा है कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसीज हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है यहाँ पे, जिस वजह से उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है और एक छोटा सा इशू बहुत बड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ऐसी वहाँ पे सिचुएशन आ गई। सीएम ने क्या किया, वहाँ के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स को नहीं पॉइंट आउट किया, बट उन्होंने कहा कि यहाँ पे एथनिक डायमेंशन दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं ना म्यांमार से, वो यहाँ की एथनिसिटी से थोड़ी डिफरेंट है, राइट। और एक होता है ना कि बिल्कुल एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होने की सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा रहती है। In September, Singh requested the center to revoke the free movement regime, which allows people to residing close to both sides of India-Myanmar border, क्योंकि वहाँ पे जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर है ना, वो थोड़ा जंगल वाला एरिया है। ठीक है, टोपोग्राफी वहाँ की क्या है, फॉरेस्टेड है। अब वहाँ पे इतने सारे ट्राइब्स रिसाइड करते हैं जिनके कुछ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स होते हैं आसपास से, मतलब ये हो गया इंडिया का बॉर्डर, ये हो गया म्यांमार। अब बिल्कुल एक क्लियर पॉलिटिकल बाउंड्री वहाँ पे नहीं ड्रॉ की गई है। वहाँ पे फ्री मूवमेंट रेजिम के अंदर ये है कि 16 किलोमीटर तक यहाँ के ट्राइब्स वहाँ पे और वहाँ के ट्राइब्स यहाँ पे आ पाएंगे, क्योंकि उनका कल्चरल लिंक है, यहाँ पे इथनिक लिंक है। उनके पूर्वज वगैरह अगर वहाँ पे रहते हैं तो उनका मेल मिलाप होगा ही, राइट। उनके अगर एंसेस्टर्स रहते हैं, उनके कोई दूर के रिश्तेदार रहते हैं तो मेल मिलाप होगा ही, राइट। इसीलिए ये फ्री मूवमेंट रेजिम लेके आया गया, बट इसका एक मिसयूज़ हो रहा है। इस रेजिम के थ्रू क्या हो रहा है, इस रास्ते के थ्रू काफ़ी सारे इंसर्जेंट्स भी आ जा रहे हैं। यहाँ के इंसर्जेंट्स म्यांमार में छुपने चले जाते हैं और वहाँ के जो एलिमेंट्स हैं, राइट, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आ जाते हैं। इसीलिए इसे सीएम बिरेन ने पॉइंट आउट किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि हमें फ्री मूवमेंट रेजिम को हमें रेगुलेट तो करना पड़ेगा, राइट, इसके इश्यूज़ को टैकल करना है, पर कंप्लीट फेंसिंग ऑफ बॉर्डर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट फेंसिंग ऑफ बॉर्डर यानी कि आप ट्राइब्स को आप अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका ट्राइब्स जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ की, वो लोग विरोध करेंगे। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इन मणिपुर रिक्वायर्स इंटरवेंशंस एट मल्टीपल लेवल, ये आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, अपने मेंस एग्ज़ाम में भी लिखना है। कोई इश्यू आता है जीएस पेपर 3 में मणिपुर वायलेंस से रिलेटेड, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, उसमें आप क्या लिखेंगे कि इस वाले इशू को टैकल करना पड़ेगा मल्टीपल लेवल से, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। India and Myanmar shares the unfenced border of 1643 km touching Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur and Mizoram। इन 4 स्टेट से म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है और इन 4 स्टेट में क्या है, फ्री मूवमेंट रिजीम है। यानी कि इतना बड़ा एरिया है जहाँ से इंसर्जेंट्स भी आ सकते हैं और जो ट्राइब्स हैं वो भी इधर उधर जा सकते हैं 16 किलोमीटर तक। फ्री मूवमेंट रीच, ये पता चल ही गया होगा आप सबको। इंडिया एंड म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट है जहाँ पे फ्री परमिट है 16 किलोमीटर अक्रॉस द बाउंड्री विदाउट वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस। फ्री मूवमेंट रिजीम हेल्प्स ट्राइब्स अक्रॉस द बॉर्डर टू मेंटेन देयर एज ओल्ड टाइज। ठीक है, जो उनकी उस बॉर्डर पर जो भाई बंधु होते हैं उनसे मेल मिलाप करने के लिए, ये उनसे जो टाइज मेंटेन करने के लिए ये फ्री मूवमेंट रिजीम लाया गया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं, बोगस वर्क। यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, इरेगुलरिटीज़ देखी जा रही है बंगाल और अदर स्टेट्स में जैसे कि राजस्थान।
एमजी नरेगा स्कीम में, इस स्कीम के तहत। While West Bengal is currently in the spotlight due to alleged irregularities in MG Narega, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme implementation resulting in funding being stopped by, यानी कि इतनी irregularities वहाँ पे पॉइंट आउट की गई जिस वजह से नेशनल लेवल मॉनिटरिंग ने क्या किया, फाइंड आउट किया कि वहाँ पे इतनी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, तो सेंटर ने कहा कि हम अभी फ़ंड को रोक देते हैं, फ़ंड वेस्ट बंगाल में नहीं जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है एमजी नरेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल, राजस्थान वगैरह की वजह से एमजी नरेगा काफ़ी न्यूज़ में है। इससे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में आप क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमजी नरेगा के बारे में जानते हैं। एमजी नरेगा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट गारंटी प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, launched in 2005 by Ministry of Rural Development. The primary objective of the scheme is to guarantee 100 days of employment. 100 days of employment मिलेगा in a financial year to adult member of any rural household willing to do public related unskilled manual work. एमजी नरेगा पे कोई क्वेश्चन आता है तो ये वाला सबसे पहला पॉइंट रहेगा आपकी बॉडी में, आपके आंसर की बॉडी में, राइट। 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट मिलेगी टू एडल्ट मेंबर जो रूरल हाउस होल्ड से बिलोंग करता है, जो अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार है। एज ऑफ 2023 15.4 करोड़ एक्टिव वर्कर्स हैं एमजी नरेगा में, तो यानी कि कितनी सारे लोगों को ये फ़ायदा भी पहुंचा रहा है, राइट। लीगल राइट टू वर्क को इंश्योर करता है ये, जो क्रॉनिक पॉवर्टी है उसे टैकल करने की कोशिश करता है। 1/3 ऑफ बेनिफिशरीज़ हैं वुमेन। अब यहाँ पे रूरल वुमेन के एम्पावरमेंट है, उनका सशक्तिकरण है, उस पर भी ध्यान देना इसका एम है। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस, मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत उन्हें वेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। डिमांड ड्रिवन स्कीम है। इट इज़ लीगली backed by guarantee for any rural adult to get work within 15 days of demanding it. अगर 15 दिन के अंदर किसी अगर एडल्ट यूथ ने अगर कहा है कि मुझे काम दो एमजी नरेगा के तहत, अगर नहीं मिला 15 दिनों के अंदर तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड की जाएंगी। दिस डिमांड ड्रिवन स्कीम एनेबल द सेल्फ सेलेक्शन ऑफ वर्कर्स। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो ग्राम सभा वगैरह होती हैं उन्हें यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो प्लान करें और इम्प्लीमेंट करें इस काम को, इस स्कीम को। यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे ध्यान दिया गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, ठीक है। ग्राम सभा यहाँ पे रिकमेंड करेगा काम को, ठीक है, और 50% काम उनके द्वारा ग्राम सभा द्वारा करवाया जाएगा। इश्यूज़ क्या एसोसिएटेड हैं? सबसे पहले तो डिले एंड इनसफिशिएंसी फंड डिस्पर्सल और मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये आप जीएस पेपर 4 में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वहाँ पे एक टॉपिक है। आप उसमें बंगाल और अदर स्टेट्स में जो सब हो रहा है एमजी नरेगा के तहत वो आप शो करेंगे। Most states have failed to disburse wages within 15 days as mandated by MG Narega. In addition, workers are not compensated for delay in payment of wages. ये भी आप एक इश्यू दिखाएंगे। यानी कि ये जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है ना, उन्हें सप्लाई नहीं मिल रही है काम की, डिमांड तो है काम की बट सप्लाई नहीं मिल रही है, तो वर्कर्स हैड बिगिन टू लूज़ इंटरेस्ट इन वर्किंग अंडर इट। ठीक है, वर्कर का मन ही नहीं करता फिर काम करने के लिए जब वो देखता है कि सरकार इतनी लेज़ी है, राइट। दिस इज़ एम्पल एविडेंस बाय नाउ इंक्लूडिंग एन admission by Ministry of Finance that delay in wage payment are a consequence of insufficient fund. फंड को अच्छे से डिसबर्स डेलीगेट नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से क्या हो रही है, वेज पेमेंट उनको नहीं मिल पा रही है। कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन है। 46% ऑफ पेमेंट गई थी स्केड्यूल कास्ट वर्कर को, 37 गई थी
मतलब डिले है, काफ़ी डिलेज़ हैं कास्ट में, ठीक है। 37% स्केड्यूल ट्राइब को, यानी कि ये एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एंगल भी दिखाता है। अगर आप सोशियोलॉजी में या जीएस पेपर 1 में कोई आंसर लिखते हैं तो आप ये चीज़ दिखाएंगे कि एमजी नरेगा स्कीम के तहत भी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और मतलब एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे देखा जा रहा है, क्योंकि जो निचले जो दलित वगैरह हैं उन्हें क्या होती है, पेमेंट नहीं मिलती है टाइम पे, जिस वजह से वो पुअर के पुअर ही रह जाते हैं। द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन वॉज फेल्ट एक्यूटली इन पुअरर स्टेट्स जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। पीआरआई को उतनी ऑटोनॉमी नहीं है, लिटिल ऑटोनॉमी है, जिस वजह से वो इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में इस एक्ट को, इस स्कीम को नहीं लागू करवा पाते। लार्ज नंबर ऑफ इनकम्प्लीट वर्क, राइट। आप जब अपने कभी आप घूमने गए होंगे यूपी, थोड़ी बिहार की तरफ, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी जगह बिल्कुल खुदा खुदा सा रहता है, ऐसा लगता है कि हाँ वर्क इन प्रोग्रेस, बट वो क्या होता है, इनकम्प्लीट वर्क होता है एमजी नरेगा के तहत भी। फैब्रिकेशन ऑफ जॉब कार्ड, फेक जॉब कार्ड्स, इंक्लूजन ऑफ फिक्टिशियस नेम्स, मिसिंग एंट्रीज, डिलेज, यानी कि ये सारी प्रॉब्लम है जो बोगस बेनिफिशरीज़ को लेके आती है। बोगस मतलब फेक बेनिफिशरीज़, फेक जॉब कार्ड्स है, उन्हें सिर्फ पैसा मिल रहा है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पेमेंट मिल रही है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत उन्हें सिर्फ पेमेंट मिल रही है, वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाओं, मतलब महिलाएं भी हैं जो बोगस बेनिफिशरीज़ हैं, जो फेक तरीके से हैं, क्योंकि अगर महिलाओं को भी पेमेंट चाहिए ना तो उन्हें काम करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में हम सिर्फ पैसे ही देते चले जाएंगे, काम नहीं करवाएंगे उनसे कोई, राइट। एम्पावरमेंट का सही मतलब क्या होता है, उन्हें जॉब मिले, वो लोग काम करें, उन्हें एम्पावरमेंट की फीलिंग भी आए। सिर्फ पैसा लेना इज़ नॉट एम्पावरमेंट, राइट। वे फॉरवर्ड यहाँ पे देखेंगे, नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल गवर्नमेंट, पंचायती राज, राइट। सम डिस्क्रिपेंसीज इन द पे आउट नीड्स टू बी एड्रेस टू, यानी कि मेल एंड फीमेल जो मतलब वुमेन वहाँ पे कम अर्न कर रही हैं मेन के कंपैरिजन में सेम वर्क के लिए, इस जेंडर पैरिटी को भी टैकल करना है, इस डिस्पैरिटी को भी टैकल करना है, राइट। स्टेट गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर दैट पब्लिक वर्क गेट स्टार्टेड इन एवरी विलेज, वर्कर्स टर्निंग अप एट बाय वर्क साइट शुड बी प्रोवाइडेड वर्क इमीडिएटली विदाउट मच डिले। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आपके विलेजेस के जो यूथ हैं उन्हें आप काम प्रोवाइड करें। लोकल बॉडीज़ मस्ट प्रोएक्टिवली रीच आउट टू रिटर्न एंड क्वारंटाइंड माइग्रेंट वर्कर्स, जो कोविड-19 के दौरान जो बहुत सारे माइग्रेंट्स वहाँ के गए थे, तो लोकल बॉडीज़ को ये प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा ताकि उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कराई जा सके, वो लोग पॉवर्टी के ट्रैप में ना जाएं। ग्राम पंचायत को एडुकेट रिसोर्सेज देने होंगे, बोथ इन फंड, फंक्शन एंड फंक्शनरीज। 3F, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। ये आपको पॉइंट आउट करना है अगर आप ग्राम पंचायत की कुछ इनएफिशिएंसीज दिखाएंगे किसी स्कीम से रिलेटेड, कि फंड, फंक्शंस और फंक्शनरीज़ का हमें सही तरीके से डेलीगेशन करना है निचले स्तर के गवर्नमेंट को, मतलब जो लोकल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट काम कर रही है उसके लिए। मनरेगा शुड बी कन्वर्ज्ड विद अदर स्कीम, जैसे कि ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव, स्वच्छ भारत अभियान, इन सब स्कीम्स के तहत अगर हम मनरेगा, एमजी नरेगा को इंक्लूड करेंगे तो काम ज़्यादा अच्छे से और बहुत सारा काम मिल पाएगा लोकल यूथ को, जो अनस्किल्ड काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिल पाएगा, जो पॉवर्टी को भी आफ्टर ऑल टैकल करेगा। आज की लेक्चर में था बस इतना ही। PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ये वैल्यू एडिशन की PDF विदाउट एनोटेशन। ये विदाउट एनोटेशन का मतलब है ये विदाउट घिच पिच, ठीक है।
टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप सबको वो वहाँ पे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखना है वो पूरा और ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आज के लेक्चर में था बस इतना ही। ये आपका तरीका होना चाहिए ऐसा न्यूज़पेपर को एनालाइज करने का, कि अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, तो आप उसमें से प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव आप कैसे आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि इररिलेवेंट न्यूज़ की डिबेट ना टीवी में भी होती है, टीवी चैनल्स में भी होती है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।